Assalamualaikum, this is Mohit Pizada in Washington, United States. हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब 27 सितंबर 2025 और हफ्ते के दिन का आगाज हो रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बल्कि यूँ कहिए कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और उनके वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ की अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के साथ 26 सितंबर को जो मुलाकात हुई 1 घंटा और 20 मिनट की वाशिंगटन में, उसे अब तकरीबन 24 घंटे से कुछ घंटे ज़्यादा गुजर चुके हैं। अब मज़े की बात यह है कि इन 24 घंटे गुजरने के बावजूद, आप कह रहे हैं कि 28 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक अमेरिका की हुकूमत की तरफ से, अमेरिका के वज़ारत ख़ारजा यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से या अमेरिका के व्हाइट हाउस जो प्रेसिडेंसी है, उसकी तरफ से इस मुलाकात का कोई कम्युनिके, कोई प्रेस रिलीज़ और कोई रीड आउट अभी तक इश्यू नहीं किया गया। अब कल दिन सुबह में कुछ हो जाए तो हमें पता नहीं है, लेकिन अभी तक अमेरिका की हुकूमत की तरफ से इस 1 घंटा 20 मिनट की जो मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ और उनके आर्मी चीफ के साथ या आर्मी चीफ के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, उसकी कोई ऑफ़िशियल कम्युनिके, प्रेस रिलीज़ या रीड आउट इश्यू नहीं किया गया। पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग को जब आप देख रहे हैं, इसे हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग ने भी कवर किया है, उन्होंने थोड़ा क्रिटिकली कवर किया है। पाकिस्तान के अखबारों ने, टेलीविज़न चैनल ने, ज़राए इब्लाग ने, वेबसाइट्स ने ज़मीन आसमान के कुलाबे इसके हवाले से मिला दिए हैं। बहुत उसमें जोश व खरोश पाया जाता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पाई जाती है। लेकिन वो जितने भी क्लेम्स हैं इस मुलाकात के हवाले से कि ये बात हुई और जो तस्वीर इशू की गई हैं, जैसे मार्को रूबियो बहुत ज़बरदस्त कहके लगा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, आर्मी चीफ जो है वो भी, जिनको भी कि उन्होंने इससे पहले ना तो दो दो लोगों को तो कभी किसी ने हंसते देखा ही नहीं था। एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी कभी किसी ने बहुत ही कभी देखा होगा इतने खुश माहौल के अंदर या इतने वो कहके लगाते हुए। इसी तरह से अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जनाब मार्को रूबियो, वो पता नहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने से पहले, ट्रम्प टीम में आने से पहले कभी हंसते मुस्कुराते थे तो कोई मालूम नहीं है, लेकिन जब से इस पोजीशन में आए हैं 20-21 जनवरी के बाद से, उनको किसी ने हंसते मुस्कुराते नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर ऐसी तस्वीर इशू की गई हैं जिसमें वो बहुत खुश हैं, कहके लगा रहे हैं। ये सब कुछ, ये तमाम खबरें, ये तमाम तस्वीरें पाकिस्तान की साइड से इशू की गई हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। ना सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट, बल्कि अमेरिका के ज़राए इब्लाग जो बड़े अखबारात हैं, अभी तक किसी ने इस हवाले से सिरे से इस डेवलपमेंट को कवर ही नहीं किया। अब हमें ये भी पता चल रहा है कि ये इसको सरकारी तो आपको कहना ही पड़ेगा, सब ज़ाहिर है पाकिस्तान की अहम शख्सियात जो हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट और उसकी टीम से मिलते हैं, तो ये सरकारी तो है, लेकिन ये स्टेट विजिट नहीं था। जैसा कि आपने देखा कि अमेरिका के एक थिंक टैंकर माइकल कुगलमैन ने ट्विटर के ऊपर इसकी वजाहत की है। वो ये कहते हैं कि ना तो ये स्टेट विजिट था, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोटोकॉल दिया गया है। वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को एक निस्बतन जूनियर मिलिट्री ऑफिसर ने उनको जो एनडीओ एयरबेस है वहाँ पे उनको रिसीव किया, उनको नॉर्मल प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ दी गई। और जो कल मेरे वीलॉग में पाकिस्तानियों से, बहुत से और लोगों से बात करके एक इम्प्रेशन था कि उनको बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का प्रोटोकॉल दिया गया है, वो बात भी सही साबित नहीं हुई। ना ये स्टेट विजिट था, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल था, ना इसके बारे में अमरीकी हुकूमत, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या व्हाइट हाउस ने किसी भी किस्म का ऑफिशियल कम्युनिके और रीड आउट इशू किया है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। तो फिर ये बुनियादी तौर पे क्या था? ये बात भी क्लियर हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, हाँ, जो इसके बारे में एविडेंस है एक तरह से अपार्ट फ्रॉम द प्रोटोकॉल, और ये कि शहबाज शरीफ साहब को गाड़ियों ने रिसीव किया, वो एंड्रो एयरबेस पे आए, उनके साथ एक मोटरकेड था, मोटरसाइकिल वगैरह थे। उसके अलावा जो इसकी सरकारी एडमिशन है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो तारीफ़ है जनरल आसिम मुनीर साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें वो अपनी ही टीम को मीडिया के सामने ये बताते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ज़हर इज़ अ वेरी गुड गाय, उसके साथ उसका फील्ड मार्शल भी है, ही इज़ अ गुड गाय, ग्रेट गाय वगैरह वगैरह, और वो अब बड़े देर से वेट कर रहे हैं हमारा। तो ये भी अब पता चला है कि तकरीबन 1 घंटा और चंद मिनट शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जो हैं वो वेट करते रहे, और उतनी देर तक डोनाल्ड ट्रंप अपनी पिछली मीटिंग जो अपनी कैबिनेट वगैरह के साथ कर रहे थे, उसे वो रैप अप कर रहे थे। तो जब आप इन सब चीज़ों को देखते हैं तो आपको ये समझ आता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस मीटिंग के लिए कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं थी, और अकॉर्डिंग टू सर्टेन एनालिस्ट डोनाल्ड ट्रंप को ये पता था कि ये एक ऑन रिक्वेस्ट ऑन डिमांड मीटिंग है, जिसका मकसद ऑप्टिक्स जनरेट करना है। ये एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तानी टीम की पब्लिक रिलेशंस के लिए और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासत पे उनकी गिरफ्त को मजबूत बनाने के लिए ये मीटिंग की जा रही है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं थी, उन्होंने 1 घंटा इनको वेट करवाया। अब इस हवाले से बहुत से पॉइंट्स मेरे पास हैं, मुझे इजाज़त दीजिए कि थोड़ा सा देख देख के मैं
उनका ज़िक्र जो है वो आपके सामने करता चला जाऊँ। पाकिस्तानी साइड से ये क्लेम किया गया कि इस मीटिंग के अंदर रीजनल इश्यूज़ पे, स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ पे, म्यूचुअल इश्यूज़ ऑफ इंटरेस्ट पे, इकोनॉमिक, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के मामलात के ऊपर बात की गई है। जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया है कि ये सारी की सारे क्लेम जो है वो पाकिस्तानी साइड से किए जा रहे हैं। 1 घंटा 20 मिनट में अंदर क्या बातचीत हुई है, ज़ाहिर है कुछ इस किस्म की बातचीत भी हुई होगी, लेकिन और क्या बातचीत हुई है उसके बारे में हम कोई जानकारी, मालूमात नहीं रखते। एक और प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को मीडिया से बेइंतहा मोहब्बत है। वो जब भी कोई किसी से मुलाकात करते हैं, मीडिया को वहाँ बुलाते हैं, उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस टॉक करते हैं, वो कमेंट्स करते हैं, उसमें वो मज़े लेते हैं, वो हर किस्म के कमेंट्स करते हैं। इस मीटिंग के बारे में मुकम्मल खामोशी है। यहाँ पर अमेरिकन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को एडमिट नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी किस्म का कोई कमेंट इसके बारे में नहीं किया, व्हिच फर्दर रेजेस द क्वेश्चन कि आखिर इस मीटिंग में हुआ क्या। अब ये मीटिंग में पाकिस्तान की साइड ये कहती है कि पाकिस्तान की साइड से ये क्लेम किया जा रहा है कि मैं थोड़ा-सा देख लूँ किधर मेरे पॉइंट चले गए, कि ये अमेरिका से ये कहा गया है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, एग्रीकल्चर के अंदर माइनिंग करे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के हवाले से करे, और ये पाकिस्तान की साइड से उनको कहा गया है। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ इंटरेस्टिंग है कि इसके बाद लोगों ने एनालिसिस ये करना शुरू कर दिया है कि चूँकि ये, अच्छा, अब ये बात बहुत ज़्यादा आम ज़ुबान हो चुकी है कि जनरल आसिम मुनीर ने ही शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग करवाई है। एंड अकॉर्डिंग टू बैरिस्टर शहजाद अकबर, जो बरतानिया में होते हैं, जिनसे आप वाकिफ़ हैं, मेरी उनसे जब थोड़ी देर पहले बातचीत हुई, मैं भी मज़ीद उसकी तफ़सीलात आपसे शेयर करता हूँ। तो उनका कम अज़ कम एनालिसिस ये है कि इसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब फ़ौरी तौर पे बग़ैर किसी हेजिटेशन के, ये बग़ैर वेट किए हुए, जनरल आसिम मुनीर का 5 साल का नए सिरे से अगली टर्म का एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे, जिसके नतीजे में नवंबर 2025 से नवंबर 2030 तक आसिम मुनीर साहब जो हैं वो पाकिस्तान की स्याह सफ़ेद के मालिक जो है वो एक बार फिर बन जाएंगे। शहजाद अकबर साहब को ये शक है कि शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल कोई बहुत ज़्यादा उनको सेफ नज़र नहीं आता। मैं इसको ठीक तरह से असेस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ख्याल है कि चूली दामन का साथ है शरीफ ख़ानदान का और आसिम मुनीर का। लेकिन बैरिस्टर शहजाद अकबर, जिनके साथ मैंने और हैदर मेहदी के साथ एक डिस्कशन रिकॉर्ड की, जो अगले चंद घंटों में मैं उसे रिलीज़ करूँगा GBS के ऊपर, उसमें शहजाद अकबर का ये ख्याल है कि ये जो हुकूमत है शरीफ ख़ानदान की, शहबाज शरीफ साहब की, ये इतनी गैर मकबूल है, इतनी लैक लस्टर है कि जनरल आसिम मुनीर जब एक दफ़ा स्ट्रेंथन अपनी पोजीशन कर लेंगे नवंबर 2025 के बाद, तो पहला काम ये करेंगे कि वो शहबाज शरीफ साहब से जान छुड़ाएंगे। ताहम फिर वो किसको लेकर आएंगे, दैट इज़ नॉट वेरी क्लियर। वो डिस्कशन जो मैंने रिकॉर्ड की है हैदर मेहदी साहब के साथ और शहजाद अकबर साहब के साथ, उस डिस्कशन को आप ज़रूर देखिएगा। वो एक सीरियस सब्सटेंटिव डिस्कशन है, जिसके अंदर हैदर मेहदी साहब का क्लेम ये है, हैदर मेहदी साहब कहते हैं कि असल चीज़ देखने वाली है कि ये जो मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और ट्रंप की, इसमें डोनाल्ड ट्रंप को आखिर पाकिस्तान से और इस टीम से, जो रजीम है, इनसे उन्हें क्या चाहिए। और हैदर मेहदी साहब का ये ख्याल है कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, मशरक़ वस्ता में मुमकिना जो प्रोग्रेस होनी है और जो अभी तेज़ी से होनी है, अब्राहमिक अकॉर्ड की, जिसका मतलब यह है कि सऊदी अरब और सऊदी अरब के पीछे खड़े बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें जिसमें इंडोनेशिया है, जिसमें मलेशिया है, जिसमें और वो ममालिक हैं, बांग्लादेश वाला है, जो सब क्लाइंट स्टेट्स हैं सऊदी अरेबिया की, एक तरह से इंडोनेशिया को छोड़ के। तो ये अब्राहमिक अकॉर्ड में इसराइल को रिकग्नाइज़ करना का प्रोसेस है, और वो एक इम्पॉर्टेंट डिमांड, एक्सपेक्टेशन की नीड है डोनाल्ड ट्रंप की। दूसरा, उनको ख़तरा यह है कि पाकिस्तान के जौहरी हथियार या पाकिस्तान का न्यूक्लियर पोस्टर जो है वो ख़तरे में है। तीसरा, उनका यह है कि पाकिस्तान पर यह दबाव होगा, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर बहुत कमज़ोर है, कि आप चीन से पीछे हटें। मेरा ये ख्याल है कि अब्राहमिक अकॉर्ड यहाँ पर मेन चीज़ है। डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वायरमेंट अब्राहमिक अकॉर्ड है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हिंदुस्तान को ये सिग्नल कराना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा जो है अहमियत दे सकते हैं, पाकिस्तान को हम उठा सकते हैं। या मुमकिन है कि हिंदुस्तान को प्रेशर डालने के लिए, एम्बेरस करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर लोगों को मज़ीद बेवकूफ़ बनवाने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप या उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आने वाले दिनों में कश्मीर के हवाले से कोई स्टेटमेंट दे दें कि कश्मीर का मसला हल तलब है, इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की स्टेटमेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि इसका हल हो, अमेरिका इसमें कोई रोल प्ले करने के लिए तैयार है। लेकिन जिन 2 चीज़ों पे मुझे हैदर मेहदी साहब के साथ मुझे मेरा डिस्प्यूट है, एतराज़ है मुझे, वो ये कि पाकिस्तान की फ़ौज, जनरल आसिम मुनीर साहब और तमाम जो बाकी डिसीजन मेकर्स हैं, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर पोस्चर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो न्यूक्लियर पोस्चर के ऊपर ही खड़े हुए हैं। ये वो दरख्त का तना है जिससे उनकी तमाम इंपॉर्टेंस है, वो इसे काटेंगे नहीं, बिकॉज़ उनकी जितनी भी अहमियत है, उनकी जो लेवरेज है, उनकी जो नेगोशिएशन एबिलिटी है दुनिया के सामने, मगरब के सामने, मशरक़ वस्ता में, सऊदी अरब के साथ, हिंदुस्तान के साथ, बांग्लादेश
बंगलादेश के साथ और इसे कहते हैं चीन के साथ, वो बेसिकली अपने न्यूक्लियर पोस्चर से है। तो पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो न्यूक्लियर पोस्चर पे किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। ये मेरा एनालिसिस है, वो डिस्कशन आप ज़रूर देखिएगा। दूसरा मुझे ये इसमें लगता है कि चीन से भी पीछे हटना इतना आसान नहीं है, बिकॉज़ पाकिस्तान की मिलिट्री की जो डिपेंडेंस है, जैसे कि आप सुनते हैं कि 80% उनका इक्विपमेंट, उनका हथियार वाला भी चीन से है, तो चीन से भी पीछे नहीं हट सकते। व्हिच एक्चुअली ब्रिंग्स अस बैक टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पाकिस्तान सऊदी पैक्ट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में ज़राए इब्लाग से ये दावे करवाए गए, ये दावा किया गया कि पाकिस्तान सऊदी एक्ट में पाकिस्तान ने बहुत ही जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए अर्ज़ मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी, इवन इमरान खान ने भी स्टेटमेंट दे दी कि अर्ज़ मुक़द्दस के लिए पाकिस्तानी हमेशा जो है उसको डिफेंड करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान जो है उसने एक सिग्नल कर दिया है अमेरिका को भी, इसराइल को भी, और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सऊदी अरब के अंदर आ जाएगी और फिर पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इसराइल के हमलों के ख़िलाफ़ सऊदी अरब को डिफेंड करेगी। ठीक है, सब कुछ आप सुन चुके हैं। अब ज़रा गौर कीजिए कि अमेरिका को और इसराइल को चैलेंज करने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अमेरिका आते हैं, रेड कारपेट ट्रीटमेंट लेते हैं। ऑफिशियल विजिट है, अनऑफिशियल है, स्टेट विजिट है, ये नहीं, लेकिन उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म के हनीमून किस्म की मीटिंग होती है, उनको बड़ी प्यार मोहब्बत से रिसीव किया जाता है। अगर ये वाकई ही सऊदी अरब के साथ पैक करके अमेरिका और इसराइल को चैलेंज कर रहे हों, तो क्या फिर उनको इस किस्म का प्रोटोकॉल और इस किस्म का रेड कारपेट ट्रीटमेंट जो है वो मिलेगा उस अमेरिका से जिसके 19 बेसेस हैं मशरक़ वस्ता के अंदर? उस सऊदी अरब के साथ डील की बात हो रही है जिसने गुज़िश्ता 7 या 8 बरस में तकरीबन $300 बिलियन का असला अमेरिका से ख़रीदा है। वो सऊदी अरब, वो मुत्तहिदा अरब इमारात और वो कतर, जिन्होंने गुज़िश्ता चंद महीनों में जब डोनाल्ड ट्रंप ने विज़िट किया तो $3 ट्रिलियन, अब ये खरब बनते हैं, कितने बनते हैं, $3 ट्रिलियन के डिफेंस एग्रीमेंट के वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, चीज़ें खरीदेंगे, वो उन्होंने की हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान इसराइल को आंखें दिखा रहा है। फिर ये पैक्ट किस चीज़ के हवाले से है? अब हमें बहुत एक सोबर बेहतर अंडरस्टैंडिंग है इस पैक्ट की कि ये पैक्ट बुनियादी तौर पे उस खतरे के पेशे नज़र है जो सऊदी मोनार्की, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनकी हुकूमत महसूस करते हैं कि जब आने वाले हफ्तों के अंदर, हफ्तों या महीनों में वो अब्राहमिक एकॉर्ड पे प्रोग्रेस करेंगे, मुलाकातें होंगी, उसकी खबरें आएंगी, तो सऊदी अरब के अंदर एक रेस्टिव पॉपुलेशन या रिएक्शन हो सकता है, ख़ास करके ईस्टर्न सऊदी अरेबिया के अंदर और उसके बाद जिसके वो इलाके जिनके बॉर्डर्स यमन से मिलते हैं। अब ज़ाहिर है कि जो कार्टोग्राफी है, मैप्स, उसके एतबार से यमन और सऊदी अरब दो अलग अलग किस्म की रियासतें हैं, लेकिन जोग्राफिया के एतबार से, कल्चर के एतबार से, हिस्ट्री के एतबार से, डेमोग्राफी के एतबार से सऊदी अरब और यमन को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। तारीख़ के तनाज़र में ये एक कॉन्टिनम है और सऊदी अरब के अंदर की सियासत यमन की सियासत पे से मुंसलिक है, उस पे उसका इन्हसार है। और अगर शोरश होती है, टर्बुलेंस पैदा होती है अब्राहमिक एकॉर्ड के बाद, उसमें ईरान कोई रोल प्ले करने की कोशिश करता है, चीज़ों को बिगाड़ता है, जिसका कि ख़तरा हमेशा सऊदी ज़हनों में रहता है, तो पाकिस्तानी फ़ौज के दस्ते जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा मदद साबित कर सकते हैं। ख़तरा ये भी है उनको शायद कि अगर कोई ऐसी कॉन्फ्रंटेशन हो तो शायद सऊदी फोर्सेस के ऊपर ट्रस्ट जो है वो नहीं किया जा सकता। अब इस हवाले से आप ये देखिए कि कुछ पाकिस्तानी यूनिट्स बताया जाता है कि वो ऑलरेडी सऊदी अरब में डिस्पैच हो चुके हैं और जनरल आसिम मुनीर ने एक नई कमांड, 2-3 किस्म के उनके डिसीजंस हैं जिसके बारे में एक खबर है। ये सिंगल पर्सन सोर्स खबर है, इसमें कुछ थोड़ी-सी हो सकता है इसमें थोड़ी-सी इनएक्यूरेसी भी हो, लेकिन मैं भी आपके साथ मैंने कागज़ पे ये लिख के रखा हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस इन्फॉर्मेशन जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर ही से आ रही है, जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो 2-3 किस्म के बहुत इंपॉर्टेंट फैसले कर रहे हैं। वो एक नई कमांड रेस कर रहे हैं, एक अंडर अ 4 स्टार वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं जिसका अभी मैं मशरक़ वस्ता की भी डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ। और ये जो 4 स्टार वैकेंसी है ये होगी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और इसके लिए 3 नाम अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको कहा कि थोड़ी सी गलत भी हो सकती है, सिंगल पर्सन ये एक न्यूज़ है, पाकिस्तान आर्मी के सोर्सेज से है, लेकिन इसके लिए जो 3 नाम अंडर कंसिडरेशन है उसमें लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा जो खुद ऑफिसर ट्रेनिंग ओटीएस स्कीम से हैं, आर्मोर्ड कोर के हैं, करंटली इस वक्त वो पिंडी के अंदर CGS हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अहम पोजीशन के ऊपर हैं। दूसरा नाम जो अंडर कंसिडरेशन है, ज़ाहिर लॉयलिस्ट ही होंगे जनरल आसऊदी के, वो है लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ साहब। इनका भी ताल्लुक ओटीएस से है, यानी ऑफिसर ट्रेनिंग स्कीम से है। ये AK इन्फेंट्री है इनकी, करंटली ये को कमांडर 10 कोर है, यानी रावलपिंडी की कोर इनके पास है। ज़ाहिर है रावलपिंडी की कोर उसी के पास होती है जिस पे आर्मी चीफ बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं। उसके बाद तीसरा नाम जो अंडर कंसिडरेशन है वो लेफ्टिनेंट जनरल
फयाज हुसैन शाह साहब का है, ये PMA से हैं, ये OTS से नहीं है। सिंध इन्फेंट्री से इनका ताल्लुक है, करंटली ये को कमांडर लाहौर हैं, CC4 जिसको कहते हैं, ये वो हैं। अच्छा, अब एक और भी चेंज हो रही है, एक और भी ये बात चल रही है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जिन्होंने 29 नवंबर 2025 को 3 साल मुकम्मल होने के बाद रिटायर होना है। असल में तो उनको आर्मी चीफ होना चाहिए था 2022 के अंदर, लेकिन अब उनकी रिप्लेसमेंट के लिए जो 3 नाम देखे जा रहे हैं उसमें से 2 वही हैं जिनको आप पहले सुन चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन साहब जो कोर कमांडर लाहौर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक साहब PMA के हैं और इस वक्त कोर ऑफ इंजीनियर से भी हैं और करंटली चेयरमैन NDMA है, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ये इस वक्त हेड हैं। और तीसरा नाम वही है जिसका आप पहले सुन चुके हैं, यानी लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा जो करंटली CGS है, इनको अंडर कंसिडरेशन है। अब मिडिल ईस्ट के हवाले से मशरक़ी वस्ता, चूँकि बात हो रही थी अब्राहमिक अकॉर्ड की, बात हो रही है सऊदी पाकिस्तान पैक्ट की, तो मशरक़ी वस्ता के हवाले से जनरल आसिम मुनीर ने कुछ अहम फैसले किए हैं अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री सोर्सेज। और वो फैसले ये हैं कि 4 मोर वैकेंसीज जो हैं वो क्रिएट की जाएंगी खालिस्तान मिडिल ईस्ट के हवाले से। उसमें एक 3 स्टार वैकेंसी यानी एक लेफ्टिनेंट जनरल की वैकेंसी क्रिएट की जाएगी यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, ताकि जो नए सेंटकॉम के हेड हैं एडमिरल कूपर, जिन्होंने रिप्लेस किया है कुछ अर्सा पहले जून के अंदर ही माइकल कोरेला को, जून या जुलाई में माइकल कोरेला को उन्होंने रिप्लेस किया है, तो एडम कूपर को फैसिलिटेट करने के लिए, उनसे मसलसल लिएजॉन रखने के लिए एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल की पोजीशन जो है वो क्रिएट की जा रही है। अब एक बार फिर मैं आपके जहनों में सवाल दोहराता हूँ, चूँकि पाकिस्तान के ज़राए अबलाग की तरफ से आपको बताया जाता है कि पाकिस्तान ने इसराइल और अमेरिका को आंख दिखा दी है और पाकिस्तान जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ सऊदी अरब के डिफेंस के लिए मैदान जंग में जो है वो उतर चुका है। तो जब आप इन सारी डेवलपमेंट्स को देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप थोड़ी सी भी डॉट कनेक्टिंग करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको झूठ बताया जा रहा है, आपको गलत चीज़ें बताई जा रही हैं, और सच तो किसी को भी मुकम्मल कंट्रोल नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो इसका एक्चुअल एनालिसिस है सिचुएशन का वो है जो मैंने आपसे चंद लम्हे पहले मैं आपको दे रहा हूँ पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट के हवाले से। एक 3 स्टार पोजीशन क्रिएट की जाएगी which will be permanently based in Riyadh for effective coordination of Pakistani units and with the Saudis। एक और 3 स्टार नेवल ऑफिसर जो हैं उनको स्टेशन किया जाएगा with the US commander, he will be placed there in Bahrain। और US कमांडर जो है 5th नेवल फ्लीट जो है 5th फ्लीट है US का मन्नामा में बहरीन में, उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, लियाज़ोन करने के लिए एक 2 स्टार एयरफोर्स के जो ऑफिसर होंगे AVM या वाइस मार्शल जो हैं उनको स्टेशन किया जाएगा दोहा में, कतर में अल उदीद एयरबेस के अंदर। और ये चारों सीनियर पोजीशंस हैं जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया मशरक़ वस्ता के हवाले से, एक 3 स्टार की पोजीशन सेंटकॉम के साथ लियाज़ोन करने के लिए, एक 3 स्टार पोजीशन जो परमानेंटली रियाद में होगी, एक 3 स्टार नेवल ऑफिसर जो पनामा में जो मन्नामा में होंगे 5th फ्लीट के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, और एक 2 स्टार एयरफोर्स ऑफिसर अल उदीद में होंगे। ये सब पोजीशंस फंक्शनल हो जाएंगी, पोजीशंस में ये प्लेस हो जाएंगे बाय अप्रैल 2026, यानी इस वक्त हम सितंबर के आखिर में हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने उसके बाद, तो 7 महीनों के बाद ये पोजीशंस जो हैं ये जाके फंक्शनल हो जाएंगी। अब ये सारी की सारी पोस्चरिंग जिसकी मैंने डिटेल्स आपसे शेयर की हैं, पिछला वीलॉग भी मेरे इस हवाले से था, ये क्या है सारा, जैसे कि मैंने शायद पिछले वीलॉग में आपको बताया था और आप उस डिस्कशन में भी देखेंगे जो मैंने बैरिस्टर शहजाद अकबर के साथ और हैदर मेहदी साहब के साथ की है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो अब एक मॉपिंग आउट कर रही हैं गाज़ा का, इन द सेंस कि गाज़ा सिटी के सेंटर ऑलमोस्ट उन्होंने कंट्रोल कर लिया है या कर लेंगे अगले 48-72 घंटों में। अगले 7 से 10 दिनों के अंदर इसराइली फोर्सेस जो हैं वो गाज़ा के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल जो है वो हासिल कर चुकी होंगी, ये प्लान है, ये एक्सपेक्टेड है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो 8 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब भी खामोशी से बैठे हुए थे, वहाँ उन्होंने 2 चीज़ें इनसे बुनियादी तौर पे मांगी। एक, उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम अरब स्टेबलाइजेशन फोर्स हो गाज़ा में, एक इस्लामिक कंट्रोल रखने के लिए, आई डोंट नो कि क्यों लफ्ज़ इस्लामिक यूज़ करते हैं, और प्लस ज़ाहिर है कि उनसे उन्होंने पैसे मांगे। यही वजह है कि स्कॉट बेनेट जो अमेरिका के सेक्रेटरी ट्रेजरी हैं वो भी इस मीटिंग में जो 8 मुस्लिम हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ हुई उसमें वो शामिल थे। और ये सब ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की बातें पूरी मान ली, और बाद में निकल के सब ने ये भी कहा है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ही हल निकाल सकते हैं, वो बहुत बड़े ग्रेट लीडर हैं, हम उनके साथ हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इस पे इनका एग्रीमेंट हो चुका है। ये बिगर पिक्चर को आप समझें,
اس کا مطلب ہے کہ جو ریکنسٹرکشن شروع ہوگی بہت جلدی غازہ کی، جس کے پیسے دیں گے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، باقی سب لوگ دیں گے، اور ایک عرب فورس ہوگی، تو بہت جلدی آپ کو غازہ سے خوبصورت امیجز آنے لگیں گے۔ ابھی غازہ سے ٹریجڈی کے امیج آتے ہیں، ڈسٹرکشن کے امیجز آتے ہیں، پھر آپ کو صفائی ہوتے نظر آئے گی، ربل جو ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے، پھر آپ کو لگے گا کنسٹرکشن ہو رہی ہے، پھر بچے ہنس رہے ہوں گے، پھر بچوں کے منہ میں کھانا ڈالا جا رہا ہوگا، کوئی امریکن یورپین قسم کی ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، نرسیں بھی آپ کو وہاں پہ نظر آ جائیں گی، کچھ سولجرز بچوں کو پھول دے رہے ہوں گے، ان کو ٹافیاں دے رہے ہوں گے، تو ساری کی ساری ایک کہانی اور امیجری جو ہے اس کو بدلا جائے گا، اور دنیا بھر میں جو خاص کر کے مسلم ممالک کے اندر بے وقوف قسم کے عوام ہیں بیچارے، جن کو کنٹرول رکھا جاتا ہے، جن کو گرو ہی نہیں کرنے دیا جاتا انٹیلیجنس لیول میں، ان کو بتایا جائے گا کہ کیسے چیزیں بہت تیزی سے امپروو کر رہی ہیں۔ اور ابھی سوموار کے دن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ملاقات ہوگی پرائم منسٹر نیتن یاہو کے ساتھ، پرائم منسٹر نیتن یاہو نے بڑی ایک تقریر کی ہے جس کا بائیکاٹ کر دیا دنیا کے اکثر لوگوں نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں، لیکن انہوں نے یورپ کو بڑا بلاسٹ کیا اس تقریر کے اندر، لیکن اس تقریر کے اندر نیتن یاہو نے ویسٹ بینک کو انیکس کرنے کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ مسلسل وہ اور ان کے اور بہت سے کیبنٹ ممبر یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں ہم نے قانون لائیں گے، ویسٹ بینک کو انیکس کر لیں گے، لیکن امریکہ کے صدر نے اب سے کوئی 24 گھنٹے پہلے جب اخباری رپورٹوں سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ویسٹ بینک کی کوئی انیکسیشن نہیں ہوگی، دس از ناٹ پاسبل، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا نیتن یاہو سے اس کے حوالے سے بات کی ہے، انہوں نے کہا میں نے بات کی ہے یا میں نے بات نہیں کی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، ویسٹ بینک کی انیکسیشن نہیں ہو سکتی، بہت کچھ ہو چکا ہے، دس از ناٹ پاسبل، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، اور ہاں میں نے نیتن یاہو سے بات بھی کی ہے۔ تو منڈے کی جب بات ہوگی تو اس کے بعد ایک ڈرامہ ڈھکوسلا ہوگا، نئے سرے سے آپ دیکھیں گے کہ نیتن یاہو جو ہیں، جو ویسے ہی انہوں نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے ویسٹ بینک کی انیکسیشن کا، اس سے وہ آپ کو پیچھے ہٹتے نظر آئیں گے۔ ویسٹ بینک پہ ویسے بھی اسرائیل اس کو انیکس اس لیے نہیں کر سکتا کہ اگر اسرائیل ویسٹ بینکس کو انیکس ہی کر لے تو کیا رادہ نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے کی والی کہانی ہے۔ اگر ویسٹ بینک کو اسرائیل انیکس کر لیتا ہے اسرائیل کے اندر، تو پھر تو کوئی ابراہمک ایکارڈ کی پاسبلٹی رہتی نہیں ہے، اور نیتن یاہو کو بھی ابراہمک ایکارڈ چاہیے، عربوں کو بھی ابراہمک ایکارڈ چاہیے، امریکہ کو ابراہمک ایکارڈ چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ کو ابراہمک ایکارڈ چاہیے، ریپبلکن پارٹی کو ابراہمک ایکارڈ چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ابراہمک ایکارڈ چاہیے کیونکہ اگر ابراہمک ایکارڈ پہ پروگرس ہو جاتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کیس ہے نوبل پیس پرائز کے لیے وہ بہت اسٹرانگ ہو جائے گا، ان کی ایک لیگیسی بن جائے گی کہ انہوں نے عرب اسرائیل کانفلکٹ کو ختم کر دیا ہے۔ اور اسے کہتے ہیں ریپبلکن پارٹی کو ابراہمک ایکارڈ اس لیے چاہیے کہ جو ان کے بہت مشکل مڈ ٹرم الیکشن آنے ہیں 2026 کے اندر، اس میں ان کو زائنس لابی کی بہت زیادہ فائنینشیل سپورٹ، پولیٹیکل سپورٹ چاہیے، ساتھ ہی ان کو کرسچن ایونجیلکلس کی چاہیے، اور اگر ابراہمک ایکارڈ ہوتا ہے تو اس کو ایک فتح کے طور پہ دکھایا جائے گا کرسچن ایونجیلکلس کے سامنے اور زائنس کے سامنے، اس لیے دونوں کو اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اب یہ وہ لارجر پکچر ہے جس کے اندر پاکستان کی ساری کی ساری جو اس وقت کی کہانی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے فٹ ہوتی ہے پرنسپلی طور پہ، کہ یہ وہ بڑی موو ہے جس میں پاکستان کے جنرل عاصم منیر نے، پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے موجودہ رجیم نے اپنا ایک رول پلے کرنا ہے زائنس لارجر اسکیم آف تھنگس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی چیز کہنا از اے بلاسفمی، وہاں پہ ایسی بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ اب اس کے ساتھ یہ دیکھیے کہ ایران کے اوپر جو سنیپ بیک میکینزم تھا رشیا نے، اور پچھلے 24-48 گھنٹوں میں روس نے اور چین نے ایک ریزولوشن اور ایک پروپوزل لایا تھا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے سامنے، جس پہ ووٹنگ ہونی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو سنیپ بیک سینکشنز ہیں یورپ کی طرف سے E3 کنٹری جس میں برٹن، فرانس اور جرمنی ہے، اس کو ڈیلے کیا جائے 6 مہینے کے لیے، لیکن اس پہ ڈسکشنز ناکام ہو گئیں۔ جب اس پہ ووٹنگ ہوئی تو جو ریکوائرڈ 9 ووٹ ہوتے ہیں ایک ریزولوشن کو پاس کرنے کے لیے، وہی نہیں مل سکے روس کو اور چین کو، اور ویٹو استعمال کرنے کی تو نوبت ہوئی نہیں، تو وہ چیز فیل ہو گئی ہے۔ اور اب وہ سنیپ بیک جو سینکشنز ہیں ایران کے اوپر، وہ سیٹرڈے کے دن رات کے 8 بجے میرا خیال ہے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم سے وہ سینکشن جو ہیں وہ روس پہ وہ ایران کے اوپر لگ جائیں گی۔ تو ظاہر ہے کہ ایرانی بڑے فیوریس ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک ڈیولپر خبر یہ ہے کہ ایران اور روس کے درمیان میں $25 بلین کی ایک ڈیل ہوئی ہے، جس کے تحت روس جو ہے وہ 4 نیوکلیئر ریئیکٹرز جو ہیں وہ صدرن ایران کے اندر قائم کرے گا۔ اور دوسری ایک خبر جو مجھے انکنفرم ذرائع سے ملی ہے، ایران پہ جو لوگ نظر رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران نے اپنا سارا جو انرچ یورینیم تھا وہ رشیا کے حوالے کر دیا ہے۔ میں نے یہ چیزیں پرنٹ نہیں دیکھی، لیکن مجھے زبانی یہ بات جو ہے وہ کنوے کی گئی ہے۔ اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ بس میرا آخری جملہ یہ ہے
کہ یہ سارا جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا ہے جو خاصا ویل ریسرچ ہے، اس کے بعد آپ ذرا پاکستان کے اخبارات دیکھیں، پاکستان کا ٹیلی ویژن دیکھیں، وہاں کے وی لاگس دیکھیں اور سب چیزیں دیکھیں، وہ کیا کہانی آپ کو سنا رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں بڑے زبردست ایک نئے روشن تعلقات کے باب کا آغاز ہو گیا ہے اور اس کو ایسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ نہ تو کوئی اسٹیٹمنٹ ہے، نہ کوئی پوزیشن ہے، ایک پی آر اپرچونٹی کی گئی ہے۔ باقی آپ لوگ خود بھی ذہین ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ کریں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔